अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। सिंचाई की है वो समाप्त होगी। इस योजना के स्वीकृत होने से जहां पेयजल की समस्या समाप्त होगी, सिंचाई की भी और फसलों के लिए किसानों को भी इसके लिए बड़ा लाभ होने वाला है। साथ में विद्युत उत्पादन भी इस योजना से होगा। मैं सबसे पहले तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से, सभी की ओर से बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने लंबे समय से रुकी हुई इस योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और जल शक्ति मंत्रालय को भी, जो कि उसके मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी को भी, उन्होंने भी समय समय पर निश्चित रूप से जो काफी इसमें अड़चनें थी, उन अड़चनों को दूर करने में हमारा सहयोग दिया है और अड़चनों को दूर करके इस योजना के राह को प्रशस्त किया है। इसके साथ साथ वन एवं पर्यावरण मंत्रालय श्री भूपेंद्र यादव जी को भी, उनका भी धन्यवाद करता हूं, और सभी अधिकारीगणों का, और हमारे जो इस काम में लगे हुए थे जनप्रतिनिधि, जिन्होंने लंबे समय से इस मांग को उठाया था, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के मंत्री श्री अजय भट्ट जी का भी, और सभी लोगों का, हमारे विधायकों का, वहां के जनप्रतिनिधियों का, पूर्व में जो क्षेत्र के जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, उनका भी इसमें योगदान रहा है। श्री कोश्यारी जी का भी काफी, उन्होंने जमरानी बांध को आगे बढ़ाने में और समय समय पर इसको करने में काफी अपनी भूमिका की है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और ये उत्तराखंड के जनपद नैनीताल में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध 150.60 मीटर ऊंचाई पर प्रस्तावित है और इससे 1.5 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई होगी। और हल्द्वानी शहर को जो वार्षिक 12 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने के साथ साथ 63 मिलियन यूनिट जल विद्युत उत्पादन का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। 14 मेगावाट जो बिजली होगी, और इसके लिए जो भारत सरकार ने धनराशि का जो प्रावधान किया है, वो 1730 करोड़ रुपए की स्वीकृति पीएमकेएसवाई में 90% इसमें भारत सरकार का है और 10% राज्यांश है। मतलब कि 90% केंद्रांश और 10% राज्यांश के अंतर्गत ये योजना प्रस्तावित है। और शेष धनराशि का जो वहन है, उसमें चूंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को ही इस सरकारों के द्वारा वहन किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ इसमें जो है एमओयू इसके अनुसार कर लिया जाएगा। और इस योजना से प्रभावित जो लगभग 351.55 हेक्टेयर वन भूमि है, वो सिंचाई विभाग को हस्तांतरित करने हेतु वन भूमि स्टेज 2 अंतिम स्वीकृति पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसी साल जनवरी 2023 में प्रदान कर दी गई है। और इससे प्रस्तावित जो बांध निर्माण का काम है वो आसानी से हो जाएगा और परियोजना से जो प्रभावित परिवार हैं उनके विस्थापन हेतु पराग फार्म की जो प्रस्तावित 300 एकड़ भूमि है, उसका प्रस्ताव हमने मई के माह में उत्तराखंड की जो हमारी सरकार है उसने कैबिनेट में इसको पारित कर दिया है। और इस प्रस्तावित भूमि को शीघ्र ही सिंचाई विभाग को हस्तांतरित किए जाने की भी जो कार्रवाई है गतिमान है। तो निश्चित रूप से मैं सभी इससे लाभान्वित होने वाले लोगों को भी, उन सभी जनों को भी मैं शुभकामनाएं, उनको भी बधाई देना चाहता हूं। एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि वो जब भी उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से, वैसे तो उनका आना हमेशा से हम लोगों के लिए एक बहुत ही उत्सव जैसा होता है, एक त्योहार जैसा होता है, और दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों का वो भ्रमण करते हैं। इस बार की उनकी योजना के तत्काल बाद हमको इस बड़ी योजना की सौगात मिली है। और इससे पहले 2 दिसंबर 2021 को जब वो देहरादून आए थे, तो तब भी उनसे मैंने उस समय भी अनुरोध किया था
कि जो हमारी लखवाड़ योजना है, लखवाड़ योजना भी लंबे समय से प्रस्तावित थी और अपनी स्वीकृति का इंतजार कर रही थी, वह भी उसको भी स्वीकृति नहीं मिल रही थी। लखवाड़ योजना को भी उन्होंने 2 दिसंबर को उनका देहरादून में आना हुआ था और 30 दिसंबर को उसका भी शिलान्यास हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो कि विकास कार्यों की जानकारी दे रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 2 जिलों के विधायकों को धामी कैबिनेट में जगह मिलना लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हरिद्वार और नैनीताल महत्वपूर्ण जिले हैं, इन जिलों से अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। पहाड़ के जिलों को भी प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी है, यहाँ लंबे समय से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। मंत्रिमंडल में अभी भी 4 पद खाली हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कैबिनेट में 2 जिलों से मंत्री बनाए जाना लगभग तय माना जा रहा है। इससे पहले भी कई नेताओं की तरफ से ये इशारा किया गया। अब हरिद्वार में और नैनीताल, जिसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, ये संकेत महेंद्र भट्ट की तरफ से दिए गए हैं। और अभी अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो यहाँ पर 4 पद खाली हैं, इनमें से 2 को भरा जा सकता है। और महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी भी साझा की है। निश्चित रूप से करेगी, क्योंकि अभी हमारे 4 पद रिक्त हैं और 4 पदों में जिन जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उन जिलों को प्रतिनिधित्व का एक स्थान बनेगा। हरिद्वार नैनीताल हमारे बहुत प्रमुख जिलों में है, तो जब भी विस्तार होगा हम इसका ध्यान रखें। इसके अलावा भी और जो पर्वतीय क्षेत्र के जिले हैं, जिन जिलों में ये लगता है कि भाई लंबे समय से हम प्रतिनिधित्व दे पा रहे हैं, ऐसे जिलों को प्रतिनिधित्व देने का काम सरकार करेगी, ऐसे हमको पूरी उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन सब विषयों पर केंद्र से चर्चा करने के बाद मंत्रिमंडल के विस्तार करेंगे। तो आप सुन रहे थे महेंद्र भट्ट को। वो ये कह रहे हैं कि जो जिले हैं जिनको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, जिन जिलों से अभी तक कैबिनेट में मंत्री नहीं बने हैं, उनको अभी जगह मिल सकती है। और साथ ही मंत्रिमंडल में अभी 4 पद खाली हैं, तो जिनमें से 2 ऐसे हैं जिनको जल्द ही भरा जा सकता है, जिसमें से नैनीताल और हरिद्वार, ये वो जिले हैं जिनका नाम सामने आया है। और अब पहाड़ से भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में देहरादून से दीपांकर भट्ट छुट गए हैं। दीपांकर, अपने आप में ये बड़ी खबर हो जाती है, जिस तरह से महेंद्र भट्ट ने इसकी जानकारी भी दी है। तो वो 2 कौन-कौन से नाम लगभग तय माने जा रहे हैं जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जो अभी 4 मंत्री पद खाली है और 4 मंत्री पद भरे जाएंगे। इस सवाल जब ये पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद भरे जाएंगे, इसके जवाब में महेंद्र भट्ट ने कहा कि 2 बड़े जिले, खासतौर पर नैनीताल और हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और जो हरिद्वार लोकसभा सीट है, वहां से अभी कोई भी मंत्री यहाँ पर नहीं है कैबिनेट में। और हरिद्वार में 3 विधायक बीजेपी के, तो जाहिर तौर पर 1 विधायक मंत्री बनेगा हरिद्वार से। नैनीताल से भी अभी कोई मंत्री मंत्रिमंडल में नहीं है, किसी विधायक को यहाँ जगह नहीं मिली है, तो ये भी साफ है कि नैनीताल से मिलेगा, क्योंकि नैनीताल और हरिद्वार 2 लोकसभा सीटें और उनको प्रतिनिधित्व देना बहुत जरूरी यहाँ पर होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर मंत्रिमंडल का विस्तार ये माना जा रहा है कि होगा ही होगा, और इन 2 जिलों से कोई ना कोई यहाँ पर मंत्री बनेगा। अब कौन होगा, इस पर अभी कुछ बड़ी टिप्पणी कर पाना संभव नहीं है। साथ ही महेंद्र भट्ट ये भी कह रहे हैं कि जो सीमांत जिले हैं, जो पर्वतीय जिले हैं, खासकर उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, यहाँ से लंबे वक्त से कोई मंत्री नहीं है। हालांकि प्रकाश पंत मिनिस्टर रहे थे, 2017 में बने थे, तब उनकी डेथ हुई थी। उसका बिशन सिंह चुपालू कुछ वक्त के लिए बने, लेकिन बाद में वो इस मंत्रिमंडल में धामी सरकार में फिर ड्रॉप हुए दूसरे 2022 में। और साथ ही उत्तरकाशी से लंबे वक्त से कोई मिनिस्टर नहीं बना है। चमोली से खुद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट आते हैं, चंपावत से मुख्यमंत्री हैं, देहरादून से प्रेमचंद अग्रवाल हैं, पौड़ी से सतपाल महाराज और धन सिंह रावत है, अल्मोड़ा से रेखा आर्य हैं। तो सभी जिलों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन 2 जिले खासतौर पर तो दीपांकर, अभी तक नाम कुछ स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है कि 2 नाम जिन पर मोहर लगेगी और वो उत्तराखंड से ही आएंगे, जिनको मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर
पर कल से बद्रीनाथ मंदिर और आसपास के क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वे किया जाएगा। इसरो की टीम के साथ साथ दूसरे वैज्ञानिक संस्थानों की टीम भी यहां पर पहुंचेगी और इस सर्वे में शामिल होगी। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम में प्राकृतिक स्रोतों पर भी अध्ययन किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भूगर्भीय सर्वे टीम का गठन किया है, जो कि कल यहां पर पहुंचेगी और सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। तो देखिए, इसरो की टीम तो पहुंचेगी, साथ ही कुछ अन्य वैज्ञानिक भी यहां पर अध्ययन करने के लिए पहुंचेंगे। देहरादून में आयोजित मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह भी मौजूद रहे। अब कलश यात्रा को देहरादून से दिल्ली के लिए भेजा जाएगा। कलश में प्रदेश भर के शहीदों के गांव की मिट्टी है, जो दिल्ली में बनने जा रहे शौर्य स्मारक में प्रयोग होगी। सीएम धामी ने कहा है कि देश की माटी के लिए शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और मोदी सरकार दिल्ली में अमृत वाटिका बना रही है। अमृत कलश यात्रा के तहत पूरे देश भर से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के आह्वान पर 7500 कलशों में आने वाली मिट्टी और पौधों को मिलाकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। अमृत वाटिका बनाई जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अमृत वाटिका उनके द्वारा दिए गए एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरी तरह से पूर्ण करने में निश्चित रूप से सहायक होगी। उद्यान विभाग में हुए करीब 600 करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच होनी है। हाईकोर्ट ने इसका आदेश दे दिया है और बड़ी बात तो यह है कि सीबीआई जांच के आदेश में बीजेपी विधायक का भी नाम है। रानीखेत के बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल का जिक्र सीबीआई जांच ऑर्डर में है, जिसके बाद फिर रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल ने कहा है कि एप्पल मिशन सरकार की स्कीम है, जिसके तहत में उनके भाई सतीश नैनवाल ने भी सेब के पेड़ लगाए हैं, जो कि एक किसान है। प्रमोद नैनवाल ने कहा है कि करीब 60 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने इस मिशन की तारीफ भी की है और लिखा है कि ऐसी ही तारीफ उन्होंने भी की, लेकिन ये सब कुछ राजनीतिक द्वेष के तहत में हो रहा है। इस जमीन की बात की जा रही है, वहाँ पर हमारे पूरे क्षेत्र के करीब 10-12 किसानों की करीब 100 नाली ज़मीन वहाँ पर है और उस ज़मीन में चूँकि मुख्यमंत्री ये पलायन रोकथाम योजना के अंतर्गत 50% पैसा किसान देगा और 50% सब्सिडी मिलेगी, एक योजना चली थी। उस योजना के अंतर्गत वहाँ के किसानों ने भी और छोटे भाई ने भी उसमें आवेदन किया और पेड़ जब आए तो उसके बाद उद्यान विभाग के जो माली थे वो खुद आकर के पेड़ लगा गए। वो पेड़ लगभग सारे पेड़ आज भी जिंदा हैं और उसमें कहीं से कहीं तक कोई किसी प्रकार की कोई अनियमितता की बात नहीं है। और ये जो चूँकि जो दीपक करगेती है, इनसे हमारा मुकदमा भी चल रहा है और इसे पुराना, क्योंकि मेरे खिलाफ भी चुनाव भी लड़े हैं, पहले टिकट मांग रहे थे। और जो गोपाल उप्रेती हैं, ये भी क्योंकि पार्टी में ही थे, पार्टी से टिकट मांग रहे थे, ये वही खुन्नस निकालने के लिए अपना जो मेरी इमेज को ख़राब करने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। और कोर्ट को भी इन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय में भी इन्होंने गलत बयानबाजी की है और इसमें कहीं से कहीं तक न तो मेरा नाम है, न मैं इसमें लाभार्थी हूँ। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उद्यान विभाग घोटाले के विरोध में कांग्रेस ने पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया और उद्यान मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग की गई। गढ़वाल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को आज नई ट्रेन के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शाम 5 बजे ट्रेन का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। ट्रेन कोटद्वार रेलवे स्टेशन से रोजाना रात 10 बजे तक चलेगी और उसके बाद में सुबह 4:35 पर दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर पहुंचेगी और रास्ते में 9 स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी। ट्रैक की लंबे समय से मांग की जा रही थी, जिसके बाद में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के प्रयासों से स्पेशल ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है। से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को आज एक रेल के रूप में बड़ी सौगात मिलने जा रही है
5 बजे इस रेल का जो नई रेल सेवा है इसकी शुरुआत होगी। और आज जो कार्यक्रम की जो तैयारियां हैं रेलवे स्टेशन में शुरू हो चुकी हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद हरी झंडी इसको दिखाएंगे। पुष्कर सिंह धामी भी ऑनलाइन मौजूद रहने की उनकी संभावना है कि वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। रितु खंडूड़ी जो विधानसभा अध्यक्ष भी हैं और कोटद्वार की विधायक भी है, वो कार्यक्रम में रहेंगी। साथ ही अनिल बलूनी, जिनके प्रयासों से ये रेल सेवा शुरू हो रही है, क्योंकि लंबे समय से इस रेल सेवा की मांग की जा रही थी, क्योंकि रात्रि के समय कोटद्वार से दिल्ली के लिए कोई रात्रि सेवा नहीं है। पहले मसूरी एक्सप्रेस हालांकि चला करती थी, लेकिन कोरोना के समय के बाद से वो बंद हो चुकी हैं। तो अब ये रात्रि सेवा चल रही है, जिससे व्यापारी हो या गढ़वाल से जो कोटद्वार पहुंचते हैं यात्री, उनके लिए बेहतर ये विकल्प होगा और एक अच्छा साधन होगा दिल्ली से आने जाने के लिए। तो आज इस रेल सेवा की शुरुआत होने जा रही है। कार्यक्रम स्थल की अगर हम बात की जाए तो यहाँ पर जो कार्यक्रम स्थल है जो पूरा, क्योंकि ऑनलाइन जो रेल मंत्री है वो हरी झंडी इस रेल को दिखाएंगी जो नई ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है, तो उसकी तैयारियाँ की जा रही हैं। यहाँ पूरा सिस्टम यहाँ पर लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो कार्यक्रम में जो मौजूद रहेंगे स्थानीय जो लोग रहेंगे, व्यापारी वर्ग रहेगा, उसको लेकर भी यहाँ पे उनकी बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात कोटद्वार को मिलने जा रही है और अब इंतजार है कि 5 कब बजेंगे और कब इस जो नई ट्रेन सेवा है उसका शुभारंभ किया जाएगा। अनुपम भारद्वाज, न्यूज़ 18 कोटद्वार। और चलिए यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।